आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। हम समझेंगे तमिलनाडु की राजनीति को, नेतृत्व के एक लंबे सफर को और कैसे आधुनिक प्रचार ने आकर सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे इस राजनीतिक उलटफेर की कहानी शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक नेता आधी सदी यानी पूरे 50 साल तक सत्ता का इंतजार करता है और जब आखिर में मंजिल मिलती है तो सामने एक बहुत बड़ा डिजिटल उलटफेर खड़ा होता है। आज एमके स्टैलिन के उस लंबे और दिलचस्प सफर पर चर्चा होगी। पर्दे के पीछे की शुरुआत से लेकर 2026 में एक डिजिटल फर्स्ट विपक्ष के अचानक उभरने तक पूरा विश्लेषण यहाँ मिलेगा। पहला भाग, विरासत का बोझ। कहानी एक ऐसे नौजवान से शुरू होती है जिस पर शुरू से ही एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डायनेस्टी की उम्मीदों का भारी बोझ था। स्क्रीन पर इस कोट को देखिए। 1966 की बात है। एक टीनेजर के तौर पर यूथ फोरम्स ऑर्गेनाइज करते वक्त उनकी लगन को तभी पहचान लिया गया था। दिग्गज नेता CN अन्नादुराई ने उनसे कहा था, तुम अपने पिता की तरह ही दृढ़ हो। ये जो दृढ़ता थी ना, यही उनके आगे के लंबे सफर की पहचान बनने वाली थी। लेकिन इस लगन की सबसे बड़ी परीक्षा 1976 की इमरजेंसी के दौरान हुई। उस अंधेरे रात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जब पुलिस अचानक गोपालापुरम में, जो कि चीफ मिनिस्टर का आवास था, वहां 23 साल के स्टैलिन को गिरफ्तार करने पहुंची। ये कोई आम रात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर के अनबाज़गन के शब्द यहाँ इस स्लाइड पर देखिए, जो इस स्थिति पर बिल्कुल सहीज बैठते हैं। उन्होंने कहा था, एमके स्टालिन की पहली राजनैतिक जिम्मेदारी उनकी मीसा के तहत गिरफ्तारी थी। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस कठोर कैरावास ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान दी जो उनके पिता की विशाल विरासत के साये से पूरी तरह अलग थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, अर्निंग द क्राउन। यहाँ हम उस नेता के टाइमलाइन को समझेंगे जिसने राज्य के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने के लिए दशकों तक सब्र किया। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। जेल की कोठरी से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक का ये सफर, इसमें पूरे 45 साल लग गए। इस लंबे सफर का हर कदम मायने रखता था। जैसे 1996 में चेन्नई के मेयर का पद, इसे सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखा गया। ताज कोई विरासत में नहीं मिला था, इसे दशकों की जमीनी मेहनत से कमाया गया था। और फिर आया 2021 का चुनाव, जहां आखिरकार सत्ता हासिल हुई। इस जीत के लिए प्रशांत किशोर के विशाल आईपैक वॉर रूम का सहारा लिया गया। इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से देखिए। 1000 से ज्यादा कैंपेन स्टाफ, परंपरागत डोर टू डोर कैनवसिंग को आधुनिक वोटर डेटा और इन्फ्लुएंसर कॉलिंग नेटवर्क्स के साथ ब्लेंड किया गया। साथ ही उंगेल थगुतील स्टालिन जैसे ग्रीवियंस बॉक्सेस लगाए गए, जिन्होंने ग्राउंड लेवल मुद्दों को सीधे टॉप लीडरशिप तक पहुंचाया। एकदम जबरदस्त प्लान। अब आते हैं तीसरे भाग पर, गवर्निंग तमिलनाडु। सत्ता में आने के बाद प्रशासन का सीधा फोकस एक मैसिव इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश पर था, जिसे द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहा जाता है। यहाँ इस टेबल को ध्यान से देखिए। सरकार ने 2030 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का बड़ा लक्ष्य रखा और विदेशी निवेश के लिए तेजी से आगे बढ़ी। नतीजा, विनफास्ट ने थूथुकुड़ी में $2 बिलियन और टाटा मोटर्स ने रानीपेट में $1.1 बिलियन का बड़ा निवेश किया। इन डील्स ने राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग को लिटरली एक नई रफ्तार दे दी। और इन आक्रामक आर्थिक नीतियों का असर फिगर्स में साफ झलकता है। 11.19%। 2024-25 में राज्य की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इस डबल डिजिट मार्क तक पहुंच गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 14 सालों में ये राज्य का सबसे उच्च आर्थिक विकास था, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन। चलिए चौथे भाग की ओर चलते हैं, द वेलफेयर स्टेट। क्योंकि 2021 से 2026 के प्रशासन का असली कोर सिर्फ आर्थिक आंकड़े नहीं थे, बल्कि सामाजिक कल्याण का एक बहुत बड़ा विस्तार था। इन वेलफेयर इनिशिएटिव्स की लिस्ट पर एक नजर डालिए। इनका सीधा टारगेट महिलाएं, युवा और छात्र थे। कलाइगनर वुमेन्स राइट्स के तहत महिलाओं को 1000 रुपये महीना देना शुरू हुआ। पुदुमई पेन और तमिल पुधलवन के जरिए लड़के और लड़कियों दोनों के लिए हायर एजुकेशन ग्रांट्स आई। और चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम ने तो कमाल ही कर दिया। इसने करीब 2.05 मिलियन छात्रों तक रोज भोजन पहुंचाया। इन योजनाओं ने सामाजिक असमानता और चाइल्ड मेलन्यूट्रिशन पर सीधा प्रहार किया। स्क्रीन पर दिख रहा है ये नंबर देखिए, 682 करोड़। ये सुनने में तो किसी स्कीम का फाइनेंशियल बजट लगता है ना, लेकिन नहीं,
ये उन जीरो टिकट बस राइड्स की संख्या है जो मई 2025 तक महिलाओं ने ली। इस एक कदम ने आम परिवारों के हर महीने सैकड़ों रुपए बचाए। सामाजिक कल्याण का इतना बड़ा स्केल वाकई हैरान करने वाला था। लेकिन फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, भाग 5, द 2026 डिजिटल डिसरप्शन। इतने मजबूत आर्थिक इंडिकेटर्स और कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद 2026 के चुनाव में राजनीतिक दृश्य पूरी तरह से हिला गया। इस स्लाइड पर दिए गए कॉन्ट्रास्ट को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ 2021 की डीएमके स्ट्रैटेजी थी, जो फिजिकल रैलीज, हजारों वॉररूम स्टाफ और 50 साल के जमीनी नेटवर्क पर आधारित थी। और दूसरी तरफ एक्टर विजय की टीवी के पार्टी, जिन्होंने 3 हफ्ते से भी कम फिजिकल कैंपेन किया। उनकी पूरी ताकत सिर्फ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पर थी। सोचिए, आधी सदी की मजबूत परंपरा सीधे एक अचानक आई डिजिटल आंधी से टकरा रही थी। नतीजे स्क्रीन पर इस चार्ट में बिल्कुल साफ हैं और इन्होंने सबको चौंधियां दिया। सिर्फ एक डिजिटल फर्स्ट सोशल मीडिया मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी के दम पर टीवीके ने 234 में से 108 सीट्स जीत लीं। राजनीतिक एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था, एक नया डिजिटल रिकॉर्ड बन चुका था। अब सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? विश्लेषकों का मानना है कि इस नए अग्रेसिव डिजिटल अप्रोच ने युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स को अपनी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट किया। सीधे शब्दों में कहें तो स्क्रीन पर लिखी ये इक्वेशन सब बयां कर देती है। नए बदलाव के एक वायरल वादे ने दशकों से चली आ रही स्थापित विचारधारा को पीछे छोड़ दिया। ये वाकई एक गेम चेंजर था। तो इस सब के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आकर कहानी रुकती है। जरा इस आखिरी सवाल पर गौर कीजिए। अगर दशकों की विरासत और इतने मजबूत शासन को सिर्फ 3 हफ्ते की सोशल मीडिया मोबिलाइजेशन से हिलाया जा सकता है, तो आने वाले समय में दुनिया भर के राजनीतिक कैंपेन्स का क्या होगा? एक ऐसे युग में जहां इंटरनेट के एल्गोरिदम्स 50 साल की जमीनी मेहनत पर भारी पड़ सकते हैं, वहां परंपरागत राजनीतिक दिग्गजों का फ्यूचर क्या है? इस विश्लेषण को इस एक्सप्लेनर के माध्यम से समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।